हाँ बेटा, पेज नंबर आपका रहेगा 145 करेंगे 145 पेज से। देखिए बेटा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। कल हमने ए फोर्थ ऑर्डर न्यू टाउन्स एंड टाउन पीपल्स ये हमने पढ़ाया था कल, ये टॉपिक। और ये जो है फ्रेंच कैथीड्रल टाउन जो 17वीं सेंचुरी का मैप है, और यहाँ तक का कराया गया था। उससे आगे देखिएगा, टाउन्स एयर, यहाँ से पेज नंबर 145 है। टाउन्स एयर मेक्स फ्री वाज ए पॉपुलर सेइंग। शहर की आबो हवा स्वतंत्र बनाती है। इसका मीनिंग है कि जो शहर में रहने वाले लोग हैं अपने आप को स्वतंत्र महसूस करते हैं, जबकि जो ग्रामीण देहात इलाके में रहते हैं वो स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाते हैं। वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहते हैं, कहीं ना कहीं या तो लॉर्ड की गुलामी या फिर जमींदारों की गुलामी। क्योंकि यहाँ पर फ्यूडलिज्म बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता था। मैनी सर्व्स क्रेविंग टू बी फ्री रैन अवे एंड हिड इन द टाउन्स। बहुत से ऐसे दास किसान थे जिन्होंने जो अपने मूल निवास से भाग खड़े हुए और शहर में जाकर के छुप गए। इफ ए सर्व कुड स्टे फॉर 1 year and 1 day विदाउट हिज लॉर्ड डिस्कवरिंग हिम, ही वुड बिकम ए फ्री मैन। अगर कोई एक दास या गुलाम 1 साल और 1 दिन अगर अपनी लॉर्ड की निगाहों से बच के रहता है या छुप जाता है तो वह एक स्वतंत्र व्यक्ति बन जाता है। उसके बाद उसे गुलाम नहीं कहेंगे। ये कंडीशन थी, 1 साल और 1 दिन उसे लॉर्ड की निगाहों से बच के रहना पड़ेगा। मैनी पीपल इन टाउन्स वर फ्री पीजेंट्स और एस्केप्ड सर्व्स हु प्रोवाइडेड अनस्किल्ड लेबर। बहुत से ऐसे लोग थे शहरों में जो या तो स्वतंत्र किसान थे या फिर लॉर्ड की निगाहों से बचकर आए हुए दास किसान थे, और वे अकौशलपूर्ण मजदूरी करते थे। यानी उनको कौशल वाला ज्ञान नहीं था, उनको जो काम आता था वे उसमें स्किल्ड नहीं थे। शॉपकीपर्स एंड मर्चेंट्स वर हु प्रोवाइडेड अनस्किल्ड लेबर। यहाँ पर दुकानदार और व्यापारी लोग जो हैं वो अनस्किल्ड लेबर को प्रोवाइड कराते थे। लेटर देयर वाज नीड फॉर इंडिविजुअल विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स लाइक बैंकर्स एंड लॉयर्स। उसके बाद में कुछ ऐसे व्यक्तिगत लोगों की विशेष तौर पे कौशल की बहुत ज्यादा जरूरत महसूस हुई, जैसे कि बैंकर्स के लिए और लॉयर्स के लिए, वकीलों के लिए और बैंक में काम करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों की बहुत ही ज्यादा जरूरत महसूस हुई। क्योंकि जितना व्यापार होता है उतना लेन देन बढ़ जाता है, उतने ही विवाद सामने आ जाते हैं। इसीलिए विवादों को हल करने के लिए लॉयर्स भी चाहिए, कोर्ट भी चाहिए, जज भी चाहिए। बैंकर्स जो पैसे का लेन देन है, जमा करना है, लोन लेना है, तो इन सब के लिए बैंक की जरूरत होती है। द बिगर टाउन्स हैड पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 30,000। बड़े शहरों की कुल आबादी जो उस समय लगभग 30,000 थी। दे कुड बी सेड टू हैव ए फॉर्म्ड ए फोर्थ ऑर्डर। वे चौथे वर्ग का निर्माण कर सकते थे। एंड द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन वाज द गिल्ड। आर्थिक संगठन के आधार पर, द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, आर्थिक संगठन का जो आधार था वो गिल्ड था। गिल्ड का मतलब होता है श्रेणी। जब बहुत से व्यापारी लोग, जब एक ही प्रकार का काम धंधा करने वाले व्यापारी लोग मिल करके एक संगठन तैयार करते हैं, उसको गिल्ड बोला जाता है। Each craft or individual or industry was organized into a guild, an association which controlled the quality of product, its price and its sale. यहाँ ये बताया गया कि प्रत्येक प्रकार की जो शिल्प कला या उद्योग में जो काम हो रहा था उसको व्यवस्थित किया गया गिल्ड के द्वारा। यह एक ऐसा एसोसिएशन था जो पदार्थ की गुणवत्ता या उत्पाद की गुणवत्ता
को नियंत्रित रखता था, उसमें कितना सुधार करना है ये भी ध्यान रखता था, इसकी कीमत का ध्यान रखता था, इसको कीमत को नियंत्रित भी रखता था और इसकी बिक्री को भी नियंत्रित करता था। द गिल्ड हॉल वाज ए फीचर ऑफ एवरी टाउन। प्रत्येक शहर के अंदर एक श्रेणी सभा भवन मौजूद रहता था, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता थी शहर की। इट वाज ए बिल्डिंग फॉर सेरेमोनियल फंक्शंस। यह एक अनुष्ठानों को, आनुष्ठानिक त्योहारों को मनाने के लिए यह इमारत हुआ करती थी। एंड वेयर द हेड्स ऑफ ऑल द गिल्ड्स वर मेट फॉर्मली, जहां पर औपचारिक रूप से सभी श्रेणियों के मुखिया मिलते थे। गार्ड्स पेट्रोल द टाउन वॉल्स। उस समय संरक्षक या जो रक्षक लोग हुआ करते थे, हम यहाँ पे रक्षक सेना कह सकते हैं, जो रक्षक लोग होते थे वो शहर की दीवारों की चार दीवारी के आसपास यानी पहरा लगाते थे। म्यूजिशियंस वर कॉल्ड टू प्ले एट द फीस्ट। जब कभी भोज का आयोजन होता था तो संगीतकारों को मनोरंजन के लिए बुलाते थे। एंड द स्वीट प्रोसीजंस, और किसी नागरिक प्रोग्राम के अंदर, नागरिक कार्यक्रम के अंदर इन कीपर्स लुक्ड आफ्टर ट्रेवलर्स, और जो बाहर से आए हुए यात्री लोग होते थे उनमें सराय में रहने वाले, देखरेख करने वाले जो लोग थे वो उनकी देखरेख करते थे। यानी सराय को हम कह सकते हैं धर्मशाला। धर्मशाला के अंदर बाहर से आए हुए यात्रियों को ठहराया जाता था, उनकी आवभगत की जाती थी। बाय द 11th सेंचुरी, 11वीं सदी से न्यू ट्रेड रूट्स विद वेस्ट एशिया वर डेवलपिंग। उस समय पश्चिम एशिया के साथ व्यापार मार्ग विकसित किए जा रहे थे। स्कैंडिनेवियन मर्चेंट्स वर सेलिंग साउथ फ्रॉम नॉर्थ सी टू एक्सचेंज फर्स एंड हंटिंग हॉक्स फॉर क्लॉथ्स। यहां स्कैंडिनेविया के जो व्यापारी थे वे दक्षिण से लेकर और उत्तरी सागर की तरफ बढ़ रहे थे, उसकी तरफ यात्रा कर रहे थे, क्योंकि उन्हें क्या चाहिए था, फर के लिए जो पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं, जैसे कि लोमड़ी पाई जाती है, जो सफेद लोमड़ी होती है वो उस क्षेत्र में पाई जाती है, उसके शरीर पर फर होता है, यानी हल्की हल्की उसकी त्वचा के साथ जो रोए होते हैं उन्हें फर बोला जाता है। हंटिंग हॉक्स होती हैं, यानी वे शिकार करते थे और कपड़े के अंदर इनका यूज किया करते थे, कपड़ा बनाते थे, इनसे चमड़े से बनने वाला कपड़ा बनाते थे। इंग्लिश ट्रेडर्स कम टू सेल टिन। अंग्रेज जो व्यापारी होते थे वे टिन को बेचने के लिए यानी जस्ते को बेचने के लिए वे व्यापार करते थे। इन फ्रांस बाय द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में फ्रांस में कॉमर्स एंड क्राफ्ट बिगेन टू ग्रो। वाणिज्य और शिल्प कला का विकास होता चला गया। एयरलायर एंड क्राफ्ट्समैन यूज्ड टू ट्रेवल फ्रॉम मैनर टू मैनर। इससे पहले जो शिल्प कला विशेषज्ञ जो होते थे वह एक जागीर से दूसरी जागीर की यात्रा करते थे। नाउ दे फाउंड इट इजियर टू सेटल इन वन प्लेस वेयर गुड could be produced and traded for food। अब वे एक ऐसे आसानी से ऐसे स्थान पर सेटल हो सकते थे जहां वे वस्तुओं का उत्पादन भी वहां पे हो सकता था और वहां से उसका व्यापार भी, भोजन का जो व्यापार था वो भी वहां से हो सकता था। ट्रेडेड फॉर फूड, उन वस्तुओं का उत्पादन वहां हो सकता था और उत्पादन के बाद में वहां से उसका ट्रेड भी हो सकता था। एज द नंबर ऑफ टाउन्स ग्रीव, जैसे कि बड़ी संख्या में शहरों का विकास हुआ, ट्रेड कंटिन्यूड टू एक्सपेंड, तो व्यापार नियमित रूप से फैलता चला गया। टाउन मर्चेंट्स बिकेम रिच एंड पावरफुल, इस तरह से शहरी व्यापारी जो लोग थे वो धनवान हो गए, शक्तिशाली हो गए। एंड रिवेल्ड द पावर ऑफ नोबिलिटी, और उन्होंने कुलीन वर्ग को चुनौती दे डाली, कुलीन वर्ग का मुकाबला किया। अब इससे आगे नेक्स्ट पेज 146 पेज, कैथीड्रल टाउन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट डू यू नो अबाउट कैथीड्रल टाउन्स। यहाँ आप देख सकते हैं ये पेंसिल से लिखा हुआ है, व्हाट डू यू नो अबाउट कैथीड्रल टाउन्स। तो कैथीड्रल टाउन दिखने में ऐसे होते थे, जहाँ पे कैथीड्रल बना होता था वैसे एकांत में बनाते थे बेटा। कैथीड्रल एक चर्च होता था और इसे भव्य रूप दिया जाता था, इसीलिए यह एक कैथीड्रल बना दिया जाता था। ये एग्जैक्टली कैथीड्रल एक चर्च होता था और जहां ये चर्च बनाया जाता था वहां एकांत ढूंढा जाता था, यानी खास तौर पे वन के क्षेत्र में एकांत में इसे बनाया जाता था और शहर की भीड़ भाड़ से दूर इसे रखा जाता था। लेकिन जहां ये कैथीड्रल होते थे वहां लोगों की आस्था होने लगती थी, वहां लोग आने लगते थे, मेले होने लगते थे।
और उसके आसपास शहर बसने लगता था। तो कैथीड्रल जहां भी होते थे वहां से बड़े बड़े शहर विकसित हो गए, ऐसा हम इसमें पढ़ेंगे। अब हम इसकी बनावट को देख सकते हैं, किस तरह से बड़ी बड़ी ऊंची मीनारें इसके बैक साइड में हमको दिख रही हैं, इसके कॉर्नर पे भी मीनारें हमें दिख रही हैं। इसमें एंट्री गेट को देखिए कितना साज सज्जा का इस्तेमाल किया गया है। ये कौन सा कैथीड्रल है, या आप देख सकते हैं इंग्लैंड के अंदर सेल्सबरी, सेल्सबरी बोला जाता है इसको, सेल्सबरी कैथीड्रल जो है इंग्लैंड में पड़ता है। अब इसको स्टार्ट करते हैं कैथीड्रल टाउन्स, जहां पे कैथीड्रल बने होते थे। कैथीड्रल शहर कैसे होते थे देखिए। वन ऑफ द वेज दैट रिच मर्चेंट्स स्पेंड देयर मनी वाज बाय मेकिंग डोनेशंस टू चर्चेस। एक तरीका जो धनवान व्यापारियों का पैसे खर्च करने का एक तरीका था, वो क्या करते थे, चर्च में दान करते थे, चर्च को दान देते थे। फ्रॉम द 12th सेंचुरी, 12वीं सदी में लार्ज चर्चेस कॉल्ड कैथीड्रल्स वर बीइंग बिल्ट इन फ्रांस। फ्रांस के अंदर बड़े बड़े चर्च जिन्हें कैथीड्रल कहा जाता था, इनका निर्माण 12वीं सदी में फ्रांस में शुरू हो गया। दीज बिलोंग टू मोनेस्ट्रीज, ये मठों से संबंधित रहते थे, बट डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटेड टू देयर कंस्ट्रक्शन विद देयर ओन लेबर। लेकिन अलग अलग समुदाय के अलग अलग समूहों के लोग यहाँ पर अपना योगदान करते थे इसके निर्माण के अंदर, और अपने अपने शरीर की शारीरिक मेहनत का योगदान यहाँ पे करते थे, यानी ऑन लेबर, यहाँ पे अपना श्रम दान करते थे। मटेरियल्स और मनी, इसके अलावा सामग्री भी देते थे और धन भी देते थे। कैथीड्रल्स वर बिल्ट ऑफ स्टोन, ये कैथीड्रल पत्थर से बने होते थे। इट टुक मैनी इयर्स टू कंप्लीट, इसको कई साल लग जाते थे पूरा होने में। एज दे वर बिल्ट being built, जैसे वो तैयार होते थे, the area around the cathedral became more populated। तो कैथीड्रल के चारों ओर का जो क्षेत्र होता था वह बहुत ही सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र बन जाता था। and when they were completed they became center of pilgrimage, और जब ये पूरा हो जाते थे, इसका निर्माण कार्य पूरा हो जाता था, तो यह एक पिलग्रिमेज बन जाता था, मतलब एक धार्मिक स्थान जो दूसरे क्षेत्रों के लिए धार्मिक आस्था का केंद्र बन जाता था। पिलग्रिमेज धार्मिक आस्था के केंद्र को कहते हैं। तो स्मॉल टाउन्स डेवलप्ड अराउंड देम, और इस तरह से छोटे शहर जो हैं उसके चारों तरफ बस जाते थे। कैथीड्रल्स वर डिजाइन्ड सो दैट प्रीस्ट वॉइस कुड बी हियर्ड क्लियरली विद इन द होल वेयर लार्ज नंबर ऑफ पीपल गैदर्ड। कैथीड्रल को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि पुजारी की आवाज जो है हॉल में बैठे हुए सभी लोगों को, जो कि बड़ी संख्या में वहां लोग इकट्ठे होते थे, उनको सुनाई पड़े। एंड सो दैट सिंगिंग बाय मॉन्क्स कुड साउंड ब्यूटीफुल, और इस तरह से भिक्षु लोगों के द्वारा जो सुंदर गान गाया जाता था या सुंदर गीत सुनाए जाते थे वो सुन सकें। एंड चाइमिंग बेल्स कॉलिंग पीपल टू प्रेयर कुड बी हियर्ड ओवर ए ग्रेट डिस्टेंस, और एक बहुत दूर पर बसे हुए लोगों को वहां बजने वाली घंटियों की जो आवाज थी वो आकर्षित करती थी या बुलावा देती थी। स्टेन्ड ग्लास वाज यूज्ड फॉर विंडोज, इसमें जो है खिड़कियों में रंगीन कांच का इस्तेमाल किया गया था। एंड ड्यूरिंग द डे सनलाइट वुड मेक देम रेडिएंट फॉर पीपल इनसाइड द कैथीड्रल, और दिन के समय में सूर्य के प्रकाश की जो रोशनी थी उसमें रेडिएशन होता था, और अंदर बैठे हुए लोगों को कैथीड्रल में बहुत रंगीन और उजाला प्रदान करता था। आफ्टर द सनसेट द लाइट ऑफ कैंडल्स वुड मेक देम विजिबल टू पीपल आउटसाइड, और अंदर जब रात हो जाती थी, यानी जब रात हो जाती थी तो अंदर मोमबत्तियां जलाई जाती थी, और मोमबत्तियां जलाने के बाद बाहर खड़े हुए लोगों को अंदर बैठे हुए लोग दिखाई पड़ते थे। द स्टेन्ड ग्लास windows narrated the stories in the Bible through pictures and which illiterate people could read। यहाँ पर जो रंगीन कांच होता था वह उसमें एक कहानी जो कि बाइबल के अंदर उसका वर्णन किया गया है उसको चित्रों के माध्यम से समझाया गया है, जिसमें एक अनपढ़ व्यक्ति भी पढ़ सकते थे, उसके बारे में बताया गया है। अब उससे आगे चलते हैं। बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी, यहां तक बताइए बेटा, कोई प्रॉब्लम है तो बता सकते हैं। इसके बाद बिकॉज ऑफ इनएडिक्वेसी विच वी ऑफन फेल्ट ऑन फीस्ट डे, भोज वाले दिन किसी भी प्रकार की अगर कोई अव्यवस्था होती, फॉर द नैरोनेस ऑफ place forced the women to run towards the altar upon the heads of the men with much anguish and noisy confusion।
We decided to enlarge and amplify the noble church. यहाँ ये बताया गया है narrowness of place, यानी जिस स्थान पर यह स्थापित किए जाते थे तो उनमें इतनी संकरी गलियां होती थी. The women to run towards the altar upon the heads of the men. उसमें महिलाओं को लोगों के यानी पुरुषों के सिर के ऊपर से गुजरना होता था. विद मच एंग्विश एंड नॉइजी कंफ्यूजन, इसमें बहुत ही शोर शराबा और बहुत ही ऐसा गलत व्यवहार वाली परिस्थिति देखने में आती थी. और धीरे धीरे करके जो नोबल चर्च है उसको और भी बड़ा बना दिया गया. वी ऑल्सो कॉज टू बी पॉइंटेड, हम यहाँ पर एक इस तरफ इशारा करना चाहते हैं. बाई एंक्यूसाइट हैंड्स ऑफ द मैनी मास्टर्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग प्रतिभाओं के स्वामी जो लोग होते थे. स्प्लेंडेड वैरायटी ऑफ न्यू विंडोज, इसमें नई नई खिड़कियां जो हैं शानदार खिड़कियों की वैरायटी उसमें दिखाई पड़ती थी. एंड बिकॉज दीज विंडोज आर वेरी वैल्यूएबल ऑन द अकाउंट ऑफ देयर वंडरफुल एक्सक्यूशन एंड द profuse expenditure of the painted glass and sapphire glass, and we appointed an official master craftsman for their protection and also goldsmith. यहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पर जो खिड़कियां हैं बहुत ही कीमती होती थी, बहुत ही महत्वपूर्ण होती थी, क्योंकि उसके अंदर बहुत ही हैरान करने वाले बातें उससे जुड़ी हुई थी. यहाँ पर जो भी खर्चा होता था और वो रंगीन कांच पर बहुत ही ज्यादा पेंटेड ग्लास उसमें काफी खर्चा करके उसको लगाया गया था. इसमें सैफायर ग्लास, नीलम के कांच भी यहाँ पे लगे हुए थे, नीलम लगे हुए पत्थर भी वहाँ लगे हुए थे. और इसके अलावा यहाँ पर एक सरकारी अधिकारी के तौर पर शिल्पकला को संरक्षित करने के लिए यहाँ पर गोल्डस्मिथ का सिलेक्शन किया गया. हु वुड रिसीव देयर अलाउंसेस, जिनको सरकार से देय भत्ता मिलता था. नेमली एंड कॉइन्स फ्रॉम द आल्टर एंड फ्लोर फ्रॉम द कॉमन स्टोर हाउस ऑफ द ब्रेथर्न, एंड हु वुड नेवर नेग्लेक्ट देयर ड्यूटी टू लुक आफ्टर दीज वर्क ऑफ आर्ट. यानी यहाँ पर शिल्प कला को या इस चित्रकला को महत्व देने के लिए वे क्या करते थे, उनको अलाउंस मिलता था. और यहाँ पर नेमली कॉइन्स फ्रॉम द आल्टर, और जो भी व्यक्ति इस तरह की कला को लिखवाना चाहता था, बनवाना चाहता था, वह उसका नाम डलवा सकते थे. और यहाँ पर जो कि फ्लोर फ्रॉम द कॉमन स्टोर हाउस ऑफ द ब्रेथर्न, और ब्रेथर्न के अंदर जो सामान्य एक भंडार गृह होता था उसके अंदर इस तरह की चीजें रखी होती थी. एंड वुड नेवर नेग्लेक्ट देयर ड्यूटी, जो कि अपनी ड्यूटी को कभी मना नहीं कर सकते थे क्योंकि यह उन्हीं की देखरेख में होता था. अब हम आगे चलते हैं, पेज नंबर 147 पे ही है. यहाँ पे ये जो विवरण डाला गया है ये कहाँ से लिया गया है? अबाउट द एबे ऑफ सेंट डेनिस नियर पेरिस, यानी पेरिस जो कि फ्रांस के अंदर एक शहर है, वहां पर ये एक एबे बना हुआ है सेंट डेनिस. क्या नाम है इस एबे का? मोनेस्ट्री का क्या नाम है? मोनेस्ट्री भी बोल देते हैं, एबे भी बोल देते हैं, सेंट डेनिस नाम है इसका. और अबाउट शुगर जो है ये एक विवरण है, यानी एक व्यक्ति का नाम यहाँ पे हम अबाउट शुगर मानेंगे. 1081 में इनका जन्म हुआ और 1151 तक ये जिंदा रहे. तो यहाँ इन्होंने इसके विषय में जानकारी हमें इसके माध्यम से दी है. अब यहाँ पे स्टेन्ड ग्लास जो है विंडो आप देख सकते हैं, इस तरह की दिखती थी. स्टेन्ड ग्लास विंडो दिखने में ऐसा होता था, ऐसा कांच लगा होता था उसमें. यहाँ पे चार्टर्स कैथीड्रल फ्रांस 15th सेंचुरी, 15वीं सदी में यहाँ पर कैथीड्रल जो फ्रांस का कैथीड्रल था उसके अंदर इस तरह का कांच लगा हुआ था. अब आगे चलते हैं. द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी, 14वीं सदी के जो संकट थे, 14वीं सदी में क्या क्या संकट सामने आए उन पे प्रकाश डालेंगे. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा लॉन्ग आंसर के लिए. इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट वाज द क्राइसिस ऑफ 14th सेंचुरी. इसके अंदर आप पॉइंट्स डालते हुए काम करेंगे. बाय द अर्ली 14th सेंचुरी यूरोप इकोनॉमिक एक्सपेंशन स्लोड डाउन. यहाँ 14वीं सदी की शुरुआत से ही यूरोप के अंदर जो आर्थिक विस्तार था वो धीरे धीरे कम हो गया. दिस वाज ड्यू टू 3 फैक्टर्स. यहाँ पे 3 कारणों से ऐसा हुआ. इन द नॉर्दर्न यूरोप, उत्तरी यूरोप के अंदर, बाय द एंड ऑफ 13th सेंचुरी द वार्म समर ऑफ द प्रीवियस 300 years had given way to bitterly cold summers. यहाँ 13वीं सदी में क्या हुआ, गर्म ग्रीष्म ऋतु ने जो कि 300 सालों से चली आ रही थी, बहुत ही ठंड कड़ाके की सर्दी के अंदर यहाँ का मौसम बदल गया. सीजन्स फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स वर रिड्यूस्ड, और इस तरह से
फसल के बोने की अवधि कम रह गई बाई अ मंथ, एंड इट डिफिकल्ट टू ग्रो क्रॉप्स ऑन द हायर ग्राउंड। इसीलिए ऊंचे क्षेत्रों पर फसलें उपजाना बहुत मुश्किल हो गया। स्टॉर्म्स एंड ओशियनिक फ्लडिंग डिस्ट्रॉइंग मैनी फार्मस्टेड्स। यहाँ पे कुछ तूफानों ने, कुछ समुद्री बाढ़ की वजह से बड़े बड़े कृषि फार्म बर्बाद हो गए, एंड विच रिजल्टेड इन लेस इनकम द टैक्सेस ऑफ गवर्नमेंट। और इस तरह से सरकार के करों से होने वाली जो आय थी वो कम रह गई। एंड द अपॉर्चुनिटी ऑफर्ड बाय फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन बिफोर द 13th सेंचुरी। 13वीं सदी के द्वारा वे अवसर जो अनुकूल जलवायु की परिस्थितियों की वजह से पैदा हुए थे, लेड टू लार्ज स्केल रिकलमेशन ऑफ द लैंड ऑफ फॉरेस्ट। उस दौरान बड़ी संख्या में पेड़ पौधों को काटा गया, हटाया गया। पास्चर्स फॉर एग्रीकल्चर, और खेती के लिए बड़े बड़े चरागाहों को भी खत्म कर दिया गया। बट द इंटेंसिव प्लोइंग एंड एग्जॉस्टेड द सोइल डिस्पाइट द प्रैक्टिस ऑफ द 3 फील्ड रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। लेकिन यहाँ पर बहुत ही गहन जुताई की वजह से और जो टॉप सोयल है यानी मिट्टी की जो सबसे ऊपरी परत थी उसकी वजह से यहाँ पर जो रोटेशन सिस्टम था, 3 फसल व्यवस्था का जो रोटेशन सिस्टम था, पुनर्चक्रण व्यवस्था फसल की, वह धीरे धीरे प्रभावित हुई। Because clearance was not accompanied by proper soil conservation, क्योंकि जो साफ सफाई व्यवस्था होती थी वह उससे मिट्टी का सही रूप से संरक्षण नहीं हो पा रहा था। एंड द शॉर्टेज ऑफ द पास्चरेज रिड्यूस द नंबर ऑफ कैटल। और जैसे जैसे चरागाह घट रहे थे, चरागाहों की संख्या घट रही थी या उनकी कमी महसूस हो रही थी, तो पशुओं की संख्या में भी कमी आने लगी। पॉपुलेशन ग्रोथ वाज आउटस्ट्रिपिंग रिसोर्सेज। जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ती चली गई तो उनको संसाधनों की और ज्यादा जरूरत महसूस हुई। एंड द इमीडिएट रिजल्ट वाज फेमिनाइन, और इसी की वजह से अकाल पड़ गया। सीवर फेमाइंस हिट यूरोप बिटवीन 1315 टू 17। 1315 से 17 के दौरान बहुत ही भयानक सूखा पड़ा। फॉलोड, जिसको हम अकाल कह सकते हैं, सूखा कह सकते हैं, फॉलोड इन 1320 बाय मैसिव कैटल डेथ्स। और उसके बाद में 1320 में भी अकाल पड़ा, 1315 में, 1317 में, 1320 में, और उसमें भारी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। इन एडिशन यहाँ पे हम 2 पॉइंट कंप्लीट कर चुके, तीसरा पॉइंट शुरू कर रहे हैं। इन्होंने 3 पॉइंट के लिए लिखने के लिए बोला है, आगे हम चौथा भी कर सकते हैं, अगले पैराग्राफ से चौथा भी बन जाता है। In addition, trade was hit by a severe shortage of metal money because of shortfall in the output of silver mines in Austria and Serbia. यहाँ क्या बता रखा है कि यहाँ पर व्यापार पर भी बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि जो धातु उद्योग होता था उसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो ऑस्ट्रिया और सर्बिया के क्षेत्रों से चांदी लाई जाती थी और उन खदानों के अंदर लगातार चांदी के निष्कासन की वजह से चांदी की कमी होने लगी। दिस फोर्स्ड गवर्नमेंट टू रिड्यूस द सिल्वर कंटेंट ऑफ करेंसी। इस प्रकार जो मुद्रा चांदी के सिक्कों से तैयार की जाती थी, तो अब वह चांदी से ना बना के और उसके अंदर टू मिक्स इट विद चीपर मेटल, उसके अंदर सस्ती कोई धातु मिला करके सिक्के बनाए जाने लगे। अब इससे अगला पॉइंट, द वर्स्ट वाज येट टू कम, और इससे भी बुरा वक्त आना था। इट एज ट्रेड एक्सपेंडेड इन द 13th एंड 14th सेंचुरी, जैसे कि 13वीं से 14वीं सदी में व्यापार फल फूल रहा था। शिप्स कैरिंग गुड्स फ्रॉम डिस्टेंट कंट्रीज हैड स्टार्टिंग अराइविंग इन द यूरोपियन पोर्ट्स। बड़े बड़े जहाजों पर जो वस्तुएं थी वो दूर दराज के देशों से और यूरोपीय बंदरगाहों तक पहुंच रही थी। एंड अलोंग विद द शिप्स कैम रैट्स कैरिंग द डेडली ब्यूबोनिक प्लेग, और इन्हीं बड़े बड़े जहाजों के अंदर सामान के साथ चूहे भी आने लगे और वह ब्यूबोनिक प्लेग का कारण बने। ब्यूबोनिक का मतलब ये एक इन्फेक्टिशियस डिसीज थी, इन्फेक्शन द ब्लैक डेथ, इसको काली मौत का नाम भी दिया जाता था। वेस्टर्न यूरोप रिलेटिवली आइसोलेटेड इन एयरलायर सेंचुरीज, पश्चिमी यूरोप के अंदर जो कि पूर्वी पहले यानी आरंभिक शताब्दी में थोड़ा सा उसे कटा हुआ रहता था, अपने आप को थोड़ा अलग रह लेता था, वाज हिट बाय एपिडेमिक बिटवीन 1347 टू 1350। 1347 से 1350 में इस तरह की एपिडेमिक ने उसको बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया, या इसका बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिला। इसको एपिडेमिक कहते हैं क्योंकि ये संक्रामक बीमारी जल्दी फैलती है, और आज के समय में जो कोरोना महामारी है वो पेंडेमिक है, वो एक बहुत जबरदस्त महामारी है। ये भी इसी तरह की महामारी थी, और ये
भी एक इन्फेक्टियस डिसीज थी। द मॉडर्न एस्टिमेट ऑफ मोर्टेलिटी इन दैट एपिडेमिक इज दैट 20% ऑफ द पीपल ऑफ द होल ऑफ द यूरोप डाइड। इसमें कंप्लीट यूरोप का लगभग ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 20% लोग इस एपिडेमिक का शिकार हुए यानी मारे गए, विद सम प्लेसेस लूजिंग एज मच 40% ऑफ द पॉपुलेशन। और कुछ स्थान ऐसे भी रहे जहां पर जनसंख्या का लगभग 40% लोग मतलब अपना जीवन गंवा चुके थे। As trade centers, cities were the hardest hit, और सबसे ज्यादा जो बुरा प्रभाव पड़ा वो व्यापारिक केंद्रों पर पड़ा और इनको शहरों को भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इट एनक्लोज कम्युनिटीज लाइक मोनेस्ट्रीज एंड कन्वेंट्स। इन्होंने क्या किया कि मोनेस्ट्रीज और कन्वेंट्स इन समुदायों को नियंत्रित किया। व्हेन एन इंडिविजुअल कंट्रैक्टेड द प्लेग, अब इसके अंदर सबसे ज्यादा जो है मोनेस्ट्रीज और कन्वेंट्स जो भी हैं जहां पर लोग बैठ करके बात करते हैं, ज्यादा संख्या में लोग रहते हैं, तो इस तरह के मठों के अंदर, क्योंकि अगर कोई एक व्यक्ति भी इस प्लेग महामारी से ग्रसित हो जाता था, इट वाज नॉट लॉन्ग बिफोर एवरीवन डिड, तो प्रत्येक व्यक्ति को इस बीमारी से पीड़ित होते हुए ज्यादा समय नहीं लगता था। एंड इन ऑलमोस्ट एवरी केस नॉन सर्वाइव्ड, और लगभग प्रत्येक केस के अंदर कोई भी इसमें नहीं बचा। द प्लेग टुक इट्स वर्स्ट टोल अमंग द इन्फेंट, यंग एंड द एल्डरली। और यहाँ पर प्लेग महामारी ने युवा लोगों में और बड़े बुजुर्गों में और शिशुओं के अंदर बहुत ही ज्यादा चरम बुराई तक यह बीमारी पहुंची, यानी बहुत संख्या में लोगों को इसने ग्रसित किया। देयर वर अदर रिलेटिव में माइनर एपिसोड्स ऑफ प्लेग इन 1360 टू 70। 1360 से 70 के दशक के दौरान यहाँ पर एक माइनर एपिसोड ऑफ प्लेग, यानी 1360 से 70 में एपिसोड इसका इस प्लेग महामारी का एक और यानी चरण देखने को मिला था। पॉपुलेशन ऑफ यूरोप 73 मिलियन इन 1300। 1300 ईस्वी में 73 मिलियन यूरोप की जनसंख्या थी, स्टूड रिड्यूस टू 45 मिलियन इन 1400। 1400 ईस्वी में ये केवल 45 मिलियन बच गई। पहले कितनी थी? 73 मिलियन, और ये घट करके कितनी हो गई? 30 मिलियन घट गई, और बच गई 45 मिलियन। लगभग 30% नहीं तो आप मान सकते हैं 28 के आसपास। अब आता है कैटास्ट्रोफे कंबाइंड विद द इकोनॉमिक क्राइसिस। और इस तरह की जो समस्या है वह आर्थिक मतलब कमजोरी लेके आती है, उससे जुड़ी रहती है। कॉज्ड इमेंस सोशल डिसलोकेशन, और उसकी वजह से सामाजिक प्रवास जो है बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिला। डीपॉपुलेशन रिजल्टेड इन मेजर शॉर्टेज ऑफ लेबर, और इसमें क्या हुआ, काफी संख्या में लोग मर जाने की वजह से और श्रम मजदूरों की जरूरत यानी मजदूरों की कमी महसूस होने लगी। सीरियस इम्बैलेंसेस वर क्रिएटेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड मैन्युफैक्चरर्स। यहाँ पे कृषि और उद्योगों के अंदर बहुत ही गंभीर असंतुलन देखने को मिला। बिकॉज देयर वर नॉट इनफ पीपल टू एंगेज इन द बोथ इक्वली, क्योंकि समान रूप से दोनों ही क्षेत्रों में लगाने के लिए मजदूर अवेलेबल नहीं थे। प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चर गुड्स ड्रॉप्ड एज दे वर फीवर पीपल टू बाय। कृषि के जो उत्पाद थे, कृषि की जो उपज थी, वो उसकी कीमत और भी ज्यादा डाउन हो गई क्योंकि उसे कोई खरीदने वाला नहीं था। वेज रेट्स इंक्रीज द बिकॉज द डिमांड फॉर लेबर, और उस समय जो किराया था या जो भाड़ा था लोगों का, मजदूरों का, वो बढ़ गया था क्योंकि श्रमिकों की प्रमुख डिमांड थी। पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर लेबर, खास तौर पर कृषि मजदूरों ने विशेष तौर पे अपना भाड़ा बढ़ा दिया। रोज इन इंग्लैंड बाय एज मच एज 250% इन द आफ्टर मैथ ऑफ द ब्लैक डेथ। इस काली मौत की बीमारी के बाद या प्लेग की महामारी के बाद यहाँ पर 250% जो है इंग्लैंड के अंदर यह बढ़ा, यानी रेट बढ़ गया, मजदूरों का रेट बढ़ गया। इससे बड़े उद्योगपतियों को नुकसान होना होता है और किसान को नुकसान होता है जिनको मजदूरी लगानी होती है। द सर्वाइविंग लेबर फोर्स कुड नॉट डिमांड ट्वाइस देयर ईयरली वेजेस, और जो बचे हुए मजदूर थे कुड नाउ डिमांड ट्वाइस देयर ईयरली वेजेस, वे अपने पहले मिल रहे जो किराया या भाड़े को अब डबल करके मांग रहे थे। अब यहां तक आप इसको रीड करें, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं बेटा। समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क। यहां तक के टॉपिक पढ़ें,
ये जो अभी लास्ट टॉपिक आपको बताया गया है इसमें 7 पॉइंट है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये 7th पॉइंट है। और यहाँ पे ये आपका पहला पॉइंट था यहाँ से लेकर और यहाँ तक गवर्नमेंट्स तक, दूसरा पॉइंट यहाँ से लेकर और यहाँ तक फेमाइन तक, तीसरा यहाँ इन एडिशन से लेकर सर्बिया तक, और चौथा द वोस्ट येट टू कम यहाँ से लेकर बेटा और ब्लैक डेथ तक। और इसमें ये नीचे का पार्ट और ले रखा है, 3 लाइनें नीचे से हैं। और उधर इसमें पांचवा छठा, ये आपका 5वां पॉइंट है बेटा। यहाँ पे ये चौथा पॉइंट है, ये यहीं पे ब्लैक डेथ पे खत्म हो जाता है, ये 5वां पॉइंट है यहाँ से। 5th पॉइंट मॉडर्न एस्टिमेट, तो हम इसको लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में काउंट कर सकते हैं, जो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर में, एनुअल पेपर में, तो उसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है। ठीक है बेटा। और जो कुछ ऐसे पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, जैसे कि ये इस तरह का चित्र दे दिया, आपसे पूछ लें कि जैसे क्वेश्चन में कि इस बिल्डिंग का क्या नाम है, इसको क्या कहते हैं, तो पहले का जवाब हो जाएगा कैथीड्रल। और फिर दूसरा क्वेश्चन पूछ लें कि कैथीड्रल ये मतलब ये जो इमारत है कहाँ स्थित है, तो आप बताएंगे इसका नाम सैलिसबरी कैथीड्रल है, ये इंग्लैंड में स्थित है। अब ये बताएंगे आप इसमें किस धर्म के लोग इससे जुड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर ईसाई धर्म के लोग इससे जुड़े रहते हैं, क्योंकि मॉन्क और नन जो हैं वो इसमें होते हैं, भिक्षु और भिक्षुणी, ये लोग इससे जुड़े रहते हैं। तो यहाँ ये इस तरीके से आप बताएंगे। अब ये जो टॉपिक है सोशल अनरेस्ट का, सामाजिक असंतोष का, राजनीतिक बदलाव का, ये आपको कल कराए जाएंगे। और फिर आपका सिलेबस जो है, यानी ये जो द 3 ऑर्डर्स का जो है वो कंप्लीट होने को है। इसके अंदर ये क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, आंसर इन ब्रीफ, ये ऊपर 4 छोटे क्वेश्चन हैं और ये 2 हैं यानी निबंधात्मक प्रश्न है, 5वां और 6ठा क्वेश्चन जो है। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बेटा। कनिका, मधु, कल लता ये कह रही थी कि आप एक सब्जेक्ट चेंज करना चाहते थे, तो बेटा वो मैंने उनको बता भी दिया था कि ये कंपलसरी विषय होता है। फिर भी अगर आपको पूछना है तो आप मुकेश सर से बात कर लें। ठीक है बेटा। यस सर। और इसमें जितना टॉपिक मैंने कराया है वो सारे टॉपिक बेटा एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, उनके क्वेश्चन आंसर राइट कर लें, जिस तरीके से मैंने बताया उसी तरीके से उसके क्वेश्चन आंसर राइट कर लें। ठीक है बेटा, अब आप लीव कर सकते हैं। हाँ बेटा हर्ष बोलो, क्या काम है, कुछ पूछना था?